अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं और लाइव प्रोग्राम में, और गुज़िश्ता हफ्ते जब हम उस ताराना एक निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह में हमें, जैसा कि कल भी मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात की थी, कि सिर्फ सियासत 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 नज़र आती है और मईशत का कहीं पे हमें कोई तस्करा नज़र नहीं आता। चूंकि गुज़िश्ता हफ्ते बारिशों का एक सीज़न था, मानसून में बारिशें जो इस दफ़ा हुई हैं वो महकमा मौसमियात के मुताबिक कि 200-300% ज़्यादा बारिशें हुई। उस बारिशों की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पसे पुश चली गईं, और तमाम चीज़ों की जगह जो उभर के आई वो उभर के आई जनाब कराची, जो कि तिजारती शहर है, तिजारती हब है, बंदरगाह के किनारे एक शहर है, सबसे बड़ा शहर है कराची। लेकिन कराची की जितने भी ऐप थे, जो भी ऐप थे, जो थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ था, वो सारा उतर गया बारिश में, और कराची एक अपनी असल शक्ल में ऊपर आया, जिसमें कि कराची शहर की कोई भी सड़कें गलियां आप देख लें कि दुरुस्त नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो पसे-पुश चली गईं, और लोगों ने कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी, सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी, कि वफाकी हुकूमत यहाँ से इतना टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे कराची पे क्यों नहीं लगते। और कराची के जो हालात हैं अभी भी, वो मैं तो समझता हूं कि आप रोजाना ही देखते हैं टीवी चैनल्स पे, मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी दौरान आईएमएफ से किस्त मिलने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो चुके हैं। 29 अगस्त को आईएमएफ का एक बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें यकीनी तौर पर 1 अरब 18 करोड़ डॉलर की किस्त इनको मिल जाएगी, और जिसके लिए उन्होंने बड़ी तिगनी का नाच नचाया, और ये भी घुटनों के बल बैठ कर सिर्फ 1 अरब 18 करोड़ डॉलर के लिए इन्होंने इतना कुछ किया। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि सिर्फ 3.5 अरब डॉलर के तो हमने सिर्फ गाड़ियां दरामद कर ली हैं 21 से 22 माली साल के दौरान, और 1 अरब 18 करोड़ डॉलर के लिए हमने बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी झोली में डाल दी। दरामदात पर जो पाबंदी लगाई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वफाकी वज़ीर खजाना पाकिस्तान ने उसको वापस ले लिया। लेकिन ये मुझे सच्चाई उनकी पसंद आई वफाकी वज़ीर खजाना की, कि उन्होंने खुल के बात कही कि आईएमएफ ने कहा कि दरामदात पर से पाबंदी हटा दो, और उन्होंने दरामदात पर से पाबंदी हटा दी। टैक्सेस में उन्होंने इजाफा कर दिया, प्लस उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो मईशत में किसी भी मुल्क के लिए, आज आप जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे उसमें प्रॉपर्टी के कारोबार या प्रॉपर्टी के जो एक सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी के सेक्टर पे भी जो उन्होंने मुख्तलिफ हीले और बहाने से उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया, जिसमें कि एक डीम रेंटल जो उन्होंने एक टैक्स लगाया है, वो यकीनी तौर पर वो टैक्स क्या है, इसके मुंदरजात क्या हैं, उसे यकीनी तौर पर हम अपने मेहमानों से मालूम करेंगे और देखेंगे कि इसके असरात प्रॉपर्टी सेक्टर पे पाकिस्तान में क्या पड़ेंगे। जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर में यकीनी तौर पर अरबों खरबों रुपए की जो है वो सरमायाकारी है, और वो सरमायाकारी जो है वो उस पर क्या असरअंदाज होंगे, और मज़ीद मुस्तक़बिल में क्या सरमायाकारी प्रॉपर्टी सेक्टर में होगी या नहीं होगी। बहरहाल, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, और उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को अक्सर अब मेरे साथ प्रोग्राम में आप देखते होंगे, और बड़ी मतलब कि तिजारती शख्सियत हैं, मजहबी तो लगते हैं लेकिन मजहबी नहीं, तिजारती शख्सियत है, लेकिन बहरहाल पर्सनली बहुत ही शरीफ और मजहबी इंसान है। ये हैं सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब आने का। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मुजाहिदुद्दीन साहब। मुजाहिदुद्दीन साहब एक ओल्ड मैन तो हैं, लेकिन इनर्जेटिक है। अक्सर जो है सोशल मीडिया पर आपने इनकी जज्बात से भरी हुई गुफ्तगू सुनी होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कि वो अपने जज्बात का इजहार वो करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और हर इशू को वो मेंशन करते हैं। थैंक यू मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल हनीफ साहब। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ तशरीफ लेकर आए, बीच में गायब हो गए थे, और ये हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं डिफिक्लेरिया स्टेट। प्रॉपर्टी के काम से इनका ताल्लुक है, और गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी जब भी आए तो उन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की है। थैंक यू फैसल हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया। थैंक यू। ये तीनों मेहमान तो यहाँ आ गए हैं। अब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर।
कराची मुल्क का तिजारती हब और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखने वाला शहर। कराची मुल्क का सबसे बड़ा बंदरगाह के किनारे आबाद शहर, मुल्क के खजाने में खरबों रुपए जमा कराने वाला शहर, मुल्क भर के 60% कायम छोटी बड़ी सनतों का शहर, गरीब परवर शहर जहाँ मुल्क के तकरीबन तमाम कस्बों देहात और शहरों से ताल्लुक रखने वाले लोग रोजगार के लिए आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। यही वजह है कि शहर का कोई वाली वारिस न होने की वजह से तजावुजात की भरमार रखने वाला शहर, जहाँ के नदी नाले भी बाहर से आने वाले लोगों ने रिहाइश के लिए आबाद कर रखे हैं, जिसके सहूलतकार सिंध और कराची से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें और करने वाला कोई नहीं। तमाम खरबों रुपए टैक्स ओन इंतजामिया है। कराची शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। बारिश तो बस बहाना है, वरना शहर तो अपने लुटने और बर्बाद होने की कहानी तवील अरसे से सुना रहा है, लेकिन इस आवाज को हुकूमत सिंध लोरियां और लारे लप्पे देकर सुना देती है। इस शहर के ताजिरों और आवाम से टैक्स के नाम पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें लूटने के लिए कोई मौका जाने नहीं देती। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाने के बाद अब प्रॉपर्टी के रेंटल टैक्स, कारोबार से मजीद टैक्स लेने के लिए एक नए नाम से डीम लगाने का इंतजाम दिया है, जिसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी से हाथ उठा लेंगे। शायद हुकूमत ने IMF के कहने पर दुबई, तुर्की और दीगर ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस टैक्स से खौफजदा करके सरमायाकारी करवाना चाहती है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट हमारे इंट्रो से मुसाबित रखती है, उस पर ही हम अहाता करेंगे अपनी तमाम की तमाम जितनी भी गुफ्तगू होगी और इस गुफ्तगू को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मजबूरी है छोटी सी टीवी चैनल की कि कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे जाना है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा हाजिर होंगे, तो एक गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखते हैं हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनाब हमारे साथ शर्जी गुपलानी साहब, मुजाहिदुद्दीन साहब और फैसल हनी साहब मेरे मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि किसी भी लम्हा वक्त ज़ाया किए बिना शर्जी साहब से जो है वो सवाल पूछ लेते हैं। शर्जी साहब, आप रिप्रेजेंट करते हैं सर और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, फिर ताजिर इत्तेहाद अलायंस वगैरह भी, सिटी अलायंस। कराची शहर के हवाले से जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर कुछ थोड़ा रोशनी डालेंगे कि वो इलाके जो कि अरबों खरबों रुपए का टैक्स देते हैं, उन इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, तो इससे आप लोगों के कारोबार पर या शहर के दीगर लोगों के कारोबार पर क्या असरात पड़े? एक चीज तो बड़ी वाजे हो गई कि अगर आप देखें ना, कराची जिसको हम शहर बोलते थे, ये शहर नहीं है, ये तमाम देहातों का मजमूआ है। आपको एक देहात मिलेगा डिफेंस, एक देहात सुरजानी टाउन, एक देहात लियाकताबाद, डिफेंस की एक देहात नहीं। आप देहात में क्या होता है, आप बैलगाड़ी में बैठते हैं और बैलगाड़ियों की आपको जिस तरह चल रही होती है, आप देखें ना इस वक्त डिफेंस का कौन सा रोड सही सलामत है, आपका कौन सी सड़क इस शहर की, चाहे MA जिन्ना रोड हो, चाहे शारे फैसल हो, चाहे शारे कैदीन हो, चाहे शारे पाकिस्तान हो, जो आप सही सलामत साबुत बता दें। एक सड़क है जिसको बोलते हैं मॉडर्न क्वार्टर की सड़क, उस सड़क के ऊपर अगर आप सही सलामत, वो तो एक जोर हिले बगैर अगर आप निकल जाए, बारिश से पहले का है वो तो नहीं, अभी तो आप जाके देखें, बारिश के बाद तो उसका तबाही। एक सही रोड है आपकी सिर्फ शारा फैसल है, थोड़ा शारा फैसल पे भी आपके कुछ गड्ढे पड़ चुके हैं। क्या इसके मनफी क्या असरात पड़ते हैं? मनफी असरात देखें बहुत ज्यादा हैं। एक तो अगर कोई बाहर दुनिया के बाहर से आता है और हमारी मार्केटों में आएगा तो वो क्या इम्पैक्ट लेके जाएगा। बाकी आप बात करते हैं टैक्स की, तो हमारा लियाकताबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान के किसी भी सबसे बड़ी मार्केट जितनी भी पूरे पाकिस्तान उससे ज्यादा टैक्स देता है। कराची का तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जो अरबों रुपए टैक्स ना देता हो। चोड़िया बाजार का वही हालत है, चोड़िया बाजार वगैरह। इसके अलावा अभी लास्ट टाइम मैं गया तो मैंने देखा कराची चैम्बर के साथ जो रोड चली है शारे लियाकत की रोड को देखें यार, वहां पे तमाम इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के दफातर हैं। आप कराची चैम्बर वाला रोड देख लें, जो कि कराची का सबसे प्राइम चैम्बर जिसको कहा जाता है, उसकी सड़क नहीं, एक सड़क नहीं है, इसकी चारों सड़कें आप देख लें, एक सड़क आप मुझे सही सलामत साबुत बता दें कि शहर की कोई हो। और जबकि वहां डेली कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइजर नहीं, एडवाइजर कॉन्सुलेट जनरल्स, कौन से मुल्क का कॉन्सुलेट जनरल जो है वो हमारे चैम्बर नहीं आता। और अब हम, अगर मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी मेरी चैम्बर के कॉन्सुलेट से बात हुई है, कॉन्सुलेट जनरल से, तो डिस्कशन ये हो रहा था कराची का रोड, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई शर्म, कोई हया, कोई बात किसी के पास है जो इस शहर के लिए बात कर सके? और शर्म नहीं आती इनको। गैर मुल्की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की बात कर रहे हैं इस शहर के बारे में।
आपकी एक एक सड़क के बारे में, आपके पास एक गाड़ी सही सलामत कोई रोड से गुजरने के काबिल नहीं है। ये तो खैर मुझे भी तजुर्बा है। आप देखें रक्शे, मैंने इस बारिश में देखे रक्षों के अगले व्हील अलग हो चुके हैं। कितने रक्शे मैंने कल्टी होते हुए देखे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा है, फैमिलियां बैठी हुई रक्शे कल्टी हो गए, पूरा पूरा ट्राला कल्टी हो गया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आवाम को तो एक तरफ कर देना, आवाम तो बेचारे गरीब है, वो तो किसी बात नहीं, लेकिन आप लोग तो अरबों खरबों का टैक्स देते हैं, तो आप लोग जब ये टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे जब आपका कारोबार ही नहीं चलेगा? नहीं, टैक्स तो इनके लिए इशू नहीं है। देखें वो हमारे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जबरदस्ती। बिल्कुल, आप यकीन करें हमारे बैंक अकाउंट सील कर दिए जाते हैं। ये हुकूमत या मौला जट है? मौला जट, हुकूमत थोड़ी। अगर हुकूमत होती तो आज हमारा ये हाल होता। यानी कि मौला जट है ये टोटल बत्ताखोर, करप्ट तरीन, अल्लाह अकबर, करप्ट तरीन हुकूमतें और करप्ट तरीन लोग। इसमें कोई चीज है ही नहीं ना। आप सोचे तो सही, जो हुकूमत यहाँ 15-17 साल से हुकूमत कर रही है और उसके बाद बात करने के काबिल कैसे है? आप मुझे बताएं, अरबों रुपए शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता था, लाइट ऑफ सिटी, रोशनियों का शहर, वो तो खैर ठीक है। आज खड्डों का शहर, मोहनजोदड़ो भी इससे बेहतर है, मोहनजोदड़ो की सड़कें इससे बेहतर है। मुजाहिद साहब, आपकी तो बड़ी सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफी चलती रही, तो क्या कहेंगे आप? देखें, इन्हीं रास्तों पे चल के आना है तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बहुत अच्छा। जब हम कराची की तरफ देखते हैं तो हमें अभी ये बारिशों में नजर आया, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कें टूट गई, तो ये तो हमारी 14 सालों से ऐसे ही हैं। 5,000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले, लेकिन उन्होंने किस तरह लगाए? देखें, जब हम टैक्स देते हैं तो एक एनटीएन नंबर भी दबाते हैं तो पता चल जाता है इस बंदे ने टैक्स दिया या नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा पोर्टल भी होना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट ने कितना टैक्स किस गली पे लगाया है वो आवाम को भी पता चले, ताकि आवाम को ये पता हो। देखें, लेजिस्लेशन की कमी है। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे नॉर्थ कराची का पुल बनाने के लिए 50 अरब रुपए दिए गए और वहां कोई काम ही नहीं हुआ है, तो एक आवाम को भी अपना हिस्सेदार बनाए ताकि वो तरीके से आप लोगों को टैक्स दें। मेरा ख्याल है कि अगर ना भी दे तो लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर जो है लोगों को पैसे मिल जाते हैं। नहीं, जितना कंप्यूटराइज दौर हो गया है और जिस तरीके से अभी इंपोर्ट की बात हो रही थी कि इंपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो देखें जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं, पहली चीज वो चीजें पाकिस्तान में ना मंगाई जाए, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। वजीर खजाना का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं? हाँ, देखे मेरी बात, उन्होंने कह दिया ना कि भाई देखिए, मुझे एक बात पसंद आई इस शख्स की, इस शख्स की बड़ी जबरदस्त बात पसंद आई कि इसने बड़े खुले अंदाज में साफ तौर पर कह देगा IMF के शराइत थे, IMF ने कहा कि हमसे पैसे चाहिए तो आप इंपोर्ट पर से पाबंदी हटा दें, और उन्होंने बोला हम हटा देंगे, लेकिन 400 to 600% वो कह रहे हैं हम टैक्स लगा देंगे। देखिए, टैक्स लगाने के बाद देखें हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हमारी शूज़ की इंडस्ट्री तबाह हो गई, चाइना से आ रहा है, हमारा लेदर का एक्सपोर्ट खत्म होता जा रहा है, हमारे यहाँ ब्लू लेदर जो टेंड्रीज के अंदर बनता है वो खत्म हो गया। देखिए, पानी नहीं आएगा, चमड़ा नहीं धुलेगा। जो खाल 10,000 रुपए की होनी चाहिए 2,000 रुपए की बिक रही थी। इसकी वजह क्या है कि टेंड्रीज में ये पानी की जो मसनूई किल्लत पैदा की गई, उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ से चमड़े की अब तो पानी बहुत आ गया। नहीं, अब भी नहीं है, आसमान से बरस रहा है। लेकिन देखें एक बात सुनो, जब कार्टेज इंडस्ट्री बैठ जाएगी, लोगों को रोजगार, अच्छा IT से मुंसलिक है, पूरी दुनिया में IT काम कर रही है, हमारे यहाँ कंप्यूटर के ऊपर आपने ड्यूटीज लगा दी हैं। देखें, जो तालीम के चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और IT से मुंसलिक है, इनका स्पेयर पार्ट हो गए, उसके ऊपर से ड्यूटी हटाएं ताकि हर आदमी अपने घर पे बैठ के IT का काम कर सके। लड़कियां बेपनाह इसमें हिस्सा ले रही हैं। ज्यादा ड्यूटी नहीं है इन पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, हर चीज सामने होनी चाहिए। देखें, अगर हम अपने मुल्क के स्कूलों में गाय भैंसे खोते बांध देंगे तो फिर हम कहां किसके ख्वाब देख रहे हैं? लेकिन आपके जो आका हैं, हमारे जो आका हैं IMF है, तो वो तो कहता है ना नहीं लगाए ना आपको दरामद करनी है। एक मेरी बात सुने, किसी और मेरा ख्याल है कि इन्होंने आज जो कॉन्फ्रेंस की इसमें 400-600% उन्होंने कहा कि हम दरामद को खोल देंगे लेकिन टैक्स लगा देंगे। वो भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर जो आ जाएगा जनाब IMF की तरफ से कि जनाब आप टैक्स ज्यादा नहीं लगाएंगे। देखें, जब वहां से हिदायत आ जाएगी। देखें, अंधेरा खत्म करना हो तो दिए को अपने सर में आग लगानी पड़ती है। अगर हम ऐसे ही सारी बातें मानते, कुछ दिन परेशानी होती है तो लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। अरे भाई, कुछ दिन अगर हम लोग मजबूत बन जाते हैं। कौन लोग? हम आवाम को मजबूत बनना पड़ेगा। आवाम कहां से मजबूत है? आवाम तो बर्दाश्त नहीं करेगी अगर महंगाई बढ़ेगी,
और आपकी चीजें बनेंगी, आप क्या समझते हैं कि जो चीजें ड्यूटी लगने के बाद आएंगी वो सस्ती आएंगी? जो इंपोर्ट आइटम वही खरीदेगा जो इसको इस्तात रखता है, हर आदमी नहीं खरीदेगा इंपोर्ट आइटम ना। देखें, हमारी जब इंडस्ट्री बंद होगी तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, ये नहीं सोचा। लेकिन आप ये देखेंगे अगर ड्यूटी ज्यादा लग जाएगी तो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, लोग लोकल माल खरीदेंगे, बाहर के माल नहीं खरीदेंगे। देखें, वहां पर बिजली सस्ती है, चाइना में की बात करेंगे, चूंकि हम स्पेन से तो चीजें नहीं खरीद सकते हैं जूते, हम तो चाइना से खरीदेंगे, और चाइना में बिजली सस्ती है, बहुत सारी चीजें फ्री है, लोग बल्क में आता है। और फिर एक फायदेबाजी और भी है, एक चीज और भी भूल गए आप। हाँ, एक चीज और भी हो गई जो आप लोगों के लिए अंडर इनवाइसिंग भी वो करते हैं। हाँ, मतलब सबसे बड़ी मेन चीज है अंडर इनवाइसिंग भी करते हैं वो सबसे, इसीलिए लोगों के लिए फेवरेट कंट्री है वो। अब वो लोग जाते हैं वहां पर, आपकी मर्जी से आपकी पर्ची दे देते हैं, और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो लाइट हाउस के ऊपर बैठे हुए हैं। फैसल अली साहब से बात कर लो, फिर उसके बाद दोबारा इसको। फैसल अली साहब बड़े खामोश बैठे हुए, खैरी तो परेशान लग रहे हैं, और वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं। एक तो इन्होंने बजट में डीम रेंटल इनकम के नाम से एक इतना गैर मुनस्फाना और एक जालमाना टैक्स लगाया है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रुक गया है। इसके साथ तामीराती सनत कब से लागू होगा? ये बजट जो 22 आया ना, इस पे इन्होंने लगाया, और ये पिछले साल में जिसकी जो प्रॉपर्टी है जो 2.5 करोड़ रुपए वो टच करती है अमाउंट, एप्लीकेबल हो गई है, तो उस पे एप्लीकेबल होगा। हो गई है या होगा? हो गई है, मतलब नेचुरली अब जो रिटर्न फाइल करेंगे तो पिछले साल जो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ रुपए तक उसकी मालियत पहुंची, तो उस पे ये इन्होंने एक तस्वुराती रेंट, डीम रेंटल इनकम, जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है, वेल्थ टैक्स था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खत्म किया था, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी का बिजनेस पाकिस्तान में तामीराती सनत चलना शुरू हुई थी, काफी ग्रो हुई। इन्होंने उसी को डीम रेंटल इनकम के नाम से एक टैक्स लागू किया है। अब प्लॉट पे कौन सा रेंट होता है, इसके प्रोसेस बताए कितना? जो भी एफबीआर मार्केट, जो भी एफबीआर की वैल्यू है, हाँ, उसका वो 20% लेंगे, और फिर उसका 5%, यानी उसकी वैल्यू का 1% बनता है वो टोटल। एक प्लाट अगर वह है अगर 1 करोड़ रुपए का है तो 1 लाख रुपए सालाना देना है हर साल, 1%। ठीक है जी। देखिए, एनयूएफ अलग देना है, चाहे वो खाली प्लॉट हो या घर बना हो, खाली प्लॉट हो, घर हो, फ्लैट हो, एक घर की गुंजाइश है जिसमें आप रह रहे हैं, या एक दफ्तर की। लेकिन बात ये, इस मुल्क में रियल एस्टेट ने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है? इन्होंने हर चीज पे लगा दिया। इससे देखें, ये सारी चीजें अटैच हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन अटैच है, तामीराती सनत इससे अटैच है। एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करता है बंदा, तो उसमें वो प्लॉट देगा बिल्डरों को, रियल एस्टेट बेचेंगे उसको, तो इतना टैक्स डीम रेंटल में इतना टैक्स है कि वो हाउसिंग स्कीम से ज्यादा तो टैक्स बन जाएगा। ये शायद उनके लिए ज्यादा है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि प्लॉट लेके छोड़ दिया। सबके लिए है, जिसने घर बनाना है, बना के बेचना है, बिल्डर ने, देखिए ना, किसी ने कमर्शियल प्लाजा बनाना है, किसी ने घर बनाना है, हर एक के ऊपर जिसकी जो प्रॉपर्टी है आपने किराए पे दी हुई है, तो लेकिन आप हर प्रॉपर्टी के ऊपर है। लेकिन प्रॉपर्टी जो भी करेगा वो अपनी जेब से तो नहीं भरेगा, वो फिर ये कि फ्लैट की, मकान के रेट में इजाफा कर देगा। देखें, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर इतना बड़ा है, और एनयूएफ अलग दे। इसके अलावा जो सेलर 236C गेन टैक्स था 1%, उसको 2% कर दिया है। बिल्कुल। बायर का एडवांस टैक्स 236K, उसको 2% कर दिया है। भाई देखें ना, ये टैक्सेस एडजस्टेबल, रिफंडेबल हैं, तो इसको डबल करने की जरूरत क्या है? मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 26 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने हैं हमने। मुफ्ता इस्माइल साहब को खुदा के लिए बोला जाए कि आप बजट के बाद देखें, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी लो हो चुकी है कि आपको खुद रेवेन्यू नहीं मिल रहा। आप ये डीम रेंटल इनकम खत्म करें तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, कारोबार होगा, तामीराती सनत चलेगी। एट द एंड, इसके लास्ट में आप उस जो दिहाड़ीदार मजदूर है ना, उसको बेरोजगार कर रहे हैं। जब एक कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तामीराती सनत का माल नहीं बिकेगा, मजदूर को कहां से काम मिलेगा? लेकिन बहरहाल आप ये तो आवाम से लेंगे, आप हमसे तो लेंगे नहीं ना, मतलब आप खुद तो देंगे नहीं। देखें, बात ये पूरा सर्कल है ना। देखिए ना, बात ये कि पेट्रोल पहले 100 रुपए था, आवाम ने कुछ नहीं कहा, 150 हो गया, 240 रुपए हो गया, आवाम कुछ नहीं किया। महंगाई कितनी हो गई है पेट्रोल बढ़ने से? सर, हर चीज बढ़ गई है। बात वही है कि इवन सब्जी, गोश्त, मुर्गी, देखिए इंपैक्ट तो सब पे आता है ना भाई। लाजमी एसेंशियल आइटम्स में जितने भी फूड आइटम है, सबके रेट बढ़ गए। मेरे ख्याल में उसमें अमीर क्या, गरीब क्या, अमीर भी उससे सब पिस गए उसमें। जी, मुझे जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली रियल एस्टेट में आती है, अब वो रुक गई है। ओवरसीज ही कहते हैं, ओवरसीज। जिस तरीके से सड़कों के ऊपर गढ़े हुए हैं, नहीं, मुझे तो बताओ, 27 अरब रुपए का वो टैक्स लगा रहे हैं। कौन? नया टैक्स लगा रहे हैं
देखिए 27 अरब रुपए का जो बात इन्होंने कही है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अगर टैक्सेस मजीद लगेंगे तो ये आवाम के ऊपर ही तो आप जाएंगे। अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देंगे। देखिए तो एक आम कंज्यूमर आज भी, और आप लोगों का सबसे बड़ा इल्जाम जानते हैं क्या? आप लोगों का सबसे बड़ा इल्जाम जानेंगे 10 रुपए हुकूमत बढ़ाती है, हाँ, और 100 रुपए आप लोग बढ़ा देते हैं। एक मार्केट में कस्टमर होगा तो हमारे बढ़ाने से कोई फर्क होगा? यानी मार्केट में लोग इंतजार में बैठे हैं, कुत्ते तो घूम रहे हैं, आदमी नजर नहीं आ रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूं, ये बड़े बड़े मॉल खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद किराया नहीं है, कितने फ्रेंचाइज बंद हो गए। देखें मेरी बात सुने, चॉकलेट और टॉफियां बनाने वाले मुल्क के बजट बनाएंगे तो फिर यही होगा। इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कितना हाईली एजुकेटेड बंदा है। देखें एजुकेटेड इकोनॉमिक में पीएचडी है। देखें पीएचडी वाले आदमी नहीं चाहिए हमें। हमारे मुल्क को जिससे आम आदमी को रोजगार मिले, हमें तो वो चाहिए। एक आम आदमी का रोजगार खत्म होता जा रहा है, इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही है। बहुत अच्छी बात करें, स्टेक होल्डर्स को लें, कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गई हमारी। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि आपका कि इसकी जगह कोई भी हुकूमत आएगी ना, वो IMF की, वर्ल्ड बैंक की जो उनकी है वो उसकी वजह से कर रहे हैं ना, वो उनकी मजबूरी है ना। उनकी मजबूरी नहीं है। हम इस वक्त FATF, IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम बने हुए। हम गुलाम बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिफ्ता इस्माइल की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखिए मैंने पिछले 2 महीने में इनसे बहुत सी चीजें हैंडलिंग की इनके साथ, जैसे SRO 545 था, 598 था। इन्होंने हर जगह कोशिश की है कि आपको कहीं ना कहीं स्पेस दें। जो IMF से मुज़ाकरात हुए, और IMF, क्योंकि ये मैं आपको अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरी वहाँ पे नेशनल असेंबली में जो टीम थी, इनके MNS के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने ये बताया है कि IMF जो है वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं था कि सेल टैक्स का रेट आपको बढ़ाना है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने वहाँ पे ये बात बिल्कुल इनको जो है अपोजिशन की, और अपोजिट करके उन्होंने एक बात कही कि मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आपको मतलब फिगर क्या है, हम आपको फिगर पूरा करके देते हैं। 50 रुपए तो बढ़ा रहे हैं पेट्रोल पे, उन्होंने तो तस्लीम कर लिया। देखिए वो पेट्रोलियम लेवी अपनी जगह है। असल मसला जो आ रहा है ना, वो हमारी FBR की नाआइडी का है। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आपको टैक्स बढ़ाना है। आपको टैक्स बढ़ाने के लिए आज भी आपके पास 2.5 लाख 3 लाख लोग हैं मैक्सिमम जो आपका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 22 करोड़ की आबादी में। आप 1% पे खड़े हुए हैं, इसको आप 2% 3% पे भी ले जाएं तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आप कंट्रोल और कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी FBR हमारी तजावीज के ऊपर और हमें साथ रख के किसी तरह काम करती तो आप बहुत आसानी से अपना टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कराची पे ही लोड क्यों? अच्छा, सिर्फ कराची वाला ही। अब जरा इस्लामाबाद में रोड डालते हैं। मैं 1 मिनट, शर्जील भाई सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है फाइलर बने, ठीक है, फाइलर को नोटिस आता है FBR से और नॉन फाइलर को कोई नोटिस नहीं आता। नॉन फाइलर वो तो खुशहाल बैठा है। नॉन फाइलर से कहते हैं कि हम आपसे 3% 4% ऊपर ले रहे हैं भाई, आपसे अगर वो दे रहे हैं तो उसको नोटिस आ रहे हैं, FBR का खौफ से वो काम नहीं कर पा रहा भाई। तो उनके भी तो धंधा चलना चाहिए ना। ये धंधा आप धंधे को मैं मंदा डाल रहे हैं। खैर, मेरी बात सुन ले छोटी सी कि 1 मिनट में बात करूंगा आपसे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त जनाब मुजफ्फर इजाज खान साहब हैं, और ये हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। बात यह है कि हम यहाँ पर एक गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो डीम रेंटल जो नया टैक्स लगाया है ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पे, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सर ये जालिमाना टैक्स है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये जालिमाना टैक्स है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कारोबार की ये पोजीशन है कि कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। गरीब आदमी को तो छोड़ दें, जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। 4 महीने पहले एक हुकूमत नई आ जाती है, वो अपनी नई पॉलिसी लेके आती है, चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है। जब चलता हुआ कारोबार बंद हो गया, जो पैसे आने होते हैं, जो रेवेन्यू जो कहीं से जनरेट होता है, या लोगों को जो पैसों की आमदनी होती है वो रुक गई। अब पैसे हैं नहीं। ये डीम टैक्स जो इन्होंने लगाया ये जालिमाना टैक्स है, जिसका किसी को पता नहीं था आज से 4 महीने पहले। अब ये एक नया टैक्स हो गया। कोई एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ये एप्लीकेबल हो गया सर? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब वो टैक्स मांग रहे हैं। अब ये बताएं कि ये टैक्स हम कहां से दें? पैसे हमारे पास है नहीं, टैक्स वो मांग रहे हैं हमसे। हम अगर टैक्स नहीं देंगे तो FBR हमारे पर नोटिस भेजेगा। तो मतलब हमारा कसूर हमें बता दें कि हम अगर एक प्लान करके चल रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, 1 साल पहले हमने प्लान किया था कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को जो जिस तरीके से हम हर प्रॉपर्टी जब खरीदी जब भी टैक्स दिया, फिर उसके बाद उसका इनकम टैक्स भी दे दिया। अब इन्होंने डीम टैक्स लगा दिया। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना अपनी फैक्ट्री को बचाते हुए जो सिर्फ जो है ना जालिमाना टैक्स पे टैक्स ही लगाएंगे? उन्होंने टैक्स के
अलावा और कोई काम आता है उनको? कोई भलाई का काम उनको आता है? कोई अल्लाह का खौफ है उनके पास? मुशर्रफ साहब बात सुने ना, बात ये है कि जो टैक्स मेरा नाम सैयद रोशन अली वारसी है। मेरा नाम सैयद रोशन अली वारसी है। अच्छा, गलत ले लिया ना आपने, ठीक है। जब बात ये है कि सारी के, मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीजें तो आप अपनी जेब से तो नहीं देंगे, तो आवाम को देंगे ना, आवाम से लेंगे ना। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं ये तमाम चीजें तो आप आवाम की जेब से ही लेंगे ना। नहीं सर, मैं जो है ना, मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ। मैं, आपने जिनसे बात कर रहे हैं वो एक कारोबारी शख्सियत है। मेरा नाम सैयद रोशन अली वारसी है। ये जो फैसल हनीफ साहब जो भी एक बात कर रहे थे ना कि फाइलर जो है वो तो चलो टैक्स देता है, फाइलर तो जो टैक्स दे रहा है, जो नॉन फाइलर है उसको तो ना नोटिस आता है ना वो टैक्स पे करता है। तो इसका मतलब एडवांटेज तो नॉन फाइलर को है। मतलब जो फाइलर जो अभी जो लोग पैसे जो फाइलर है वो नॉन फाइलर की भी पेमेंट कर रहा है। अगर नॉन फाइलर जो पेमेंट नहीं कर रहा उसकी भी पेमेंट जो है वो फाइलर पेमेंट कर रहा है उसकी। और ये डीम टैक्स जो है ना, ये कौन सा टैक्स है, मुझे इसकी वजाहत कर दें। ये जो हम टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं उसके ऊपर एक जालिमाना टैक्स जो है ना हर साल नया लग गया कि हम हर साल जो है ना 2.5 करोड़ से ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर 5% जो टैक्स होगा रेंटल कीमत में, उसका 20% ये लोग हर साल लेंगे। ये तो सर ये तो नाजायज टैक्स है। इसको तो फिल फोर खत्म। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बात सिंपल से ये है कि बहरहाल मेरा अपना जाती राय यही है कि हर आदमी परेशान तो है, लेकिन बहरहाल कुछ कह रहे थे आप फैसल हनीफ साहब, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सर, ये जो डीम रेंटल टैक्स लगाया इन्होंने, आप जो बार बार पूछ रहे हैं ना कि लागू है कि नहीं, अब जैसे रिटर्न दाखिल करेंगे तो उन्होंने कहा पिछले साल जिसकी जो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ टच कर गई उस पे 1% देना है। एनयूएफ गवर्नमेंट अलग लेती है, डीम रेंटल इनकम टैक्स अलग लेगी। प्लॉट पे रेंटल इनकम है ही नहीं तो प्लॉट पे आप कैसे लगा सकते हैं? ड्यूल टैक्सेशन ले रहे हैं, ये कानूनी तौर पे गलत है। ओवरसीज रेमिटेंस जो टोटली रियल एस्टेट में आती थी वो रुक गई है। आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पूरे पाकिस्तान के डीएचए, बहरिया और तमाम रजिस्ट्रार से मंगवाएं और बजट के बाद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें और गवर्नमेंट को खुद रेवेन्यू नहीं मिल रहा। तो जब एक चीज जो आपने पॉलिसी, ठीक है आप काबिल मुफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन आपने एक चीज लगाई है उससे आपको खुद रेवेन्यू नहीं मिल रहा, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन तामीरात की सनत बंद हो रही है, तो फिर इसको हटाएं ताकि ये काम चले। और आपका, हम तो चाहते हैं, देखें हम ताजिर है ना रियल एस्टेट। बात ये है कि रियल एस्टेट तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो गई है मटेरियल के महंगे होने पे। वो है, लेकिन देखें सर जेन्युइन काम चल रहा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन हमारा मेन मकसद तो रेवेन्यू जनरेट करना है। मेरा ख्याल है कि मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से आ जाऊं तो फिर उसके बाद दोबारा हमसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल एक गुफ्तगू हो रही थी, उस गुफ्तगू में थोड़ी सी जो थी वो तमाम बातें जो थी वो ताजरों के लिए ही एक ऐसी मुतनाज़ा बातें हैं जो कि यकीनी तौर पर हुकूमत जो है वो टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए जो प्रॉपर्टी पर नई टैक्स लगा रही है, इसके अलावा और 26 अरब रुपए के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने नए टैक्सों की जो है नवेद सुनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो शजील गोपलानी बताएंगे कि 26 अरब रुपये कहाँ से लेंगे ये। तो ये हमसे ही लेके देंगे, कहीं और से तो नहीं लेके देंगे। हमारा ही खून निचोड़ेंगे। और हमारे पास वही 3-4 लाख जो इनकम टैक्स पे लोग देने वाले, वही देखिए वो 2.5 लाख जो हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और उसमें भी 1.25 लाख जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली कराची के लोगों के ऊपर ये बाढ़ आएगा और किसी के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स ना लगता है ना वो देता है। अगर आप देख लें जो नोटिस इस वक्त जो नोटिस जो इशू हैं, और स्पेशली एफबीआर का एक महकमा है I&I, उन्होंने जो नोटिस निकाले हैं, आप यकीन करें जून से पहले जिनके 4 साल पूरे हो रहे थे, इससे पहले उन्होंने बगैर देखे सोचे समझे लोगों को नोटिस भेज दिए और करोड़ों रुपए के बात वो ये नोटिस इसलिए भेजते हैं कि अगर 100 नोटिस भेजेंगे तो 25 तो फंसेगा ना। नहीं 100 के 100 फंसते हैं, 25 नहीं 100 से 13 लाख 15 लाख रुपए से फिर नेगोशिएशन शुरू होती है। अच्छा सर, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद से मुसरत इजाज खान साहब, ये चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के चेयरमैन है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। जनाब, ये एक गुफ्तगू हो रही है कि डीम रेंटल टैक्स जो कि हमें फैसल हनीफ साहब ने भी हमें उसको एक्सप्लेन करके बताया, क्या सूरत है इस्लामाबाद की, कि आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एहतजाज तो हम लोगों ने जब से ये हुकूमत आई, हम इनको अकल देने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी मुल्क को जो कम्युनिटी चलाती है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी होती है। बिल्कुल। आपके हुकूमत में बैठे हुए जितने सियासतदान, जितनी आर्मी, जितनी ब्यूरोक्रेसी, हर चीज बिजनेसमैन के पैसे से चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सारी दुनिया में बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, लेकिन इस मुल्क में बिजनेसमैन को तो आप समझे धूर समझा जाता है कि इनको जितना भी इनसे निकाला जा सकता है निकाला जाए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि नई हुकूमत बगैर सोचे समझे खुद तो पड़ी। सर आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं, मरकज में बैठे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी वहां है, हुकूमत वफाकी भी वही है, तो आप लोगों को तो बहुत आसान है इस मामले को हल कराना, उनसे बात करना, ना कि कराची से तादिर वहां जाएं। तो आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया या आपकी कोई बात हुई है? देखिए, हमारे मुज़ाकरात बजट से हुए, हमने हुकूमत को इन तमाम टैक्सेस के नुकसानात से वाज़ेह तौर पे आगाह किया। फिर एक हम लोगों की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल थे। वो मैसेज भी हुकूमत तक गया। फिर जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन हमारी फेडरेशन ऑफ एडिटर्स पाकिस्तान के लोग कौमी असेंबली के अंदर थे और जिस तरह फ्रांस बिल पेश करने के लिए हाल में जा रहे थे उनके साथ हमारे लोग थे और रास्ते में भी हमने उनको बताया कि खुदारा अगर मुल्क को चलाना है तो रियल एस्टेट बिजनेस के लोगों को कंफर्टेबल करो। तो अभी क्या रियल एस्टेट बिल्कुल जमूद का शिकार हो गया है इस टैक्स के बाद, या आप समझते हैं कि कुछ सही हो जाएगा? जिस इदारे में रोज की 300 ट्रांसफर थी, आज वहां पर 5 तो ओवरसीज क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं या उन्होंने हाथ रोक लिया? नहीं जी, ओवरसीज ने बिल्कुल नहीं करा। देखिए कौन बेवकूफ है कि इस मुल्क इस हुकूमत के हाथ में ना डॉलर है ना पाउंड है। वो सबसे पहली बात तो ये कि इस मुल्क में क्यों आज डॉलर और पाउंड भेजेगा, जहां पर वो अपने अपने मुल्क में वो करेंसी रखकर उनमें अंधाधुंध इजाफा हो रहा है। वो दुबई में कर लेगा इन्वेस्ट, तुर्की में कर लेगा, कहीं और कर लेगा, जरूरत क्या उसको? दुबई क्या, तुर्की कहता है $2.5 लाख हमारे मुल्क में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, हम आपको नेशनैलिटी देंगे, जो बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मुशर्रफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन फैसल हनी साहब ये वही गुफ्तगू कर रहे थे। सर दुबई के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई के रियल एस्टेट मार्केट काफी जमूद का शिकार थी। डीम रेंटल टैक्स जो उन्होंने लगाया बजट 22 में, उसके बाद पाकिस्तान से इतना पैसा दुबई रियल एस्टेट में गया है कि उन्होंने खुद ये खबर दी है कि इस वक्त दुनिया के जो टॉप 3 कंट्रीज हैं हमारे पास, उसमें पाकिस्तान आ गया दोबारा, जो दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आई है। अभी पैसा जो यहाँ इन्वेस्ट होना था वहां गया। 30 साल 91 में जो दुबई फ्री पोर्ट हुआ है उस वक्त सिर्फ डेरा दुबई और बर दुबई था। शेख जायद रोड पे 3 बिल्डिंगें थी। 30 साल में आज दुनिया का नंबर 1 मॉडर्न शहर है। उन्होंने रियल एस्टेट में जिसने जहां से पैसा है उसको वेलकम किया और हम उसको और ज्यादा समझे कि वेलकम किया, उसको भगा रहे हैं। हमारे एक प्रॉब्लम ऐसे टैक्सेस लगा रहे हैं। एक प्रॉब्लम FATF भी है। नहीं, FATF तो देखें इस वक्त FATF में आ चुका है। दुबई भी दिसंबर में आपका जो MST थी वो खत्म हो गई है, ठीक है ना? नहीं, देखिए सेक्टर में MST हमारे इदारों की नाअहली की वजह से खत्म हुई है। 91 में भी अगर आप देखें जो बिल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची में, 300 से ऊपर बिल्डर्स के ऊपर FIR कर दी थी। और ये मुज़ाहिर अली शाह साहब के वालिद जो अब्दुल्ला शाह साहब उस वक्त जहाँ पे CM थे, उसके बाद आपके जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो दुबई शिफ्ट हुए और कराची ही के बिल्डर्स ने दुबई को आबाद करा। और आज भी मैं आपको बताऊं कि हमारी इत्तला के मुताबिक 8 से 10 नए बिल्डर्स कराची के उन्होंने जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट किए और हम हैरत कर रहे थे कि दुबई बैठा हुआ है, आप वहाँ स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त वो अब दुबई दोबारा उठना शुरू हो गया। हमारे अपने लोग हमारे मुल्क पे और हमारी जो हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि हमारी अपनी लॉयल्टी अपने मुल्क अपने लोगों के साथ नहीं है। जी मुजाहिद साहब जी, मैं आप तो काफी एग्रेसिव आदमी हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं, क्या तज्जिया करेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि हम सड़कों के कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों के स्ट्रक्चर टेढ़े हो गए भाई, मोटरसाइकिलों पे बैठे बैठे सड़कें नहीं बन रही हैं मायूस हो गए। यानी आदमियों के ना ऑस्टियोआर्थराइटिस L4 L5 की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक लम्हे के लिए कोई ये नहीं सोचता अगर उसके घर में मेहमान आता है तो सबसे पहले वो शुमार करता है कि कितने लोगों का खाना। अच्छा, मेरे ख्याल में इस हालात में कराची के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आदमियों को करना चाहिए मैकेनिक की दुकान खोल लें आप शॉक ऑब्जर्वर की दुकान खोल लें। देखिए, जब कराची का पाकिस्तान का बजट बनता है तो हमारी मर्दमशुमारी भी तो सही होनी चाहिए।
हमारे पास पूरे लोगों का इन्वेंटोरी नहीं है, कितने लोग हैं, मर्दमशुमारी को कितना जमाना हो गया दोबारा चेक करें। यहां पर गैर मुल्की भी आबाद हैं। स्नेचिंग देखें आप, एक छोटे से मोबाइल के पीछे बच्चों को गोलियां मार रहा है, मोटरसाइकिल गटर में गिरती है, सर फटता है, मर जाता है बच्चा। मजे की बात यह कि नदी नालों में जो उन्होंने झोपड़े लगा रखे हैं उनका नहीं पता हमें कहां से लोग आए हुए हैं। देखें, अगर हमारे पास पूरी मालूमात नहीं होगी तो आज तो हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कल हम ये रो रहे होंगे कि हमें घरों में घुस के लोग मार रहे हैं और उनकी मालूमात नहीं है हमें। नहीं, यहाँ पर एक चीज मैं आपकी और मेरे ख्याल में तीनों मेहमान भी हमारे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाह बर्बादी का वजह यह है कि जो काम हुआ है ना वो बदनीयती के साथ हुआ है। मतलब करप्शन हुई थी जिसके सही तरीके से काम नहीं हुआ। एक सड़क अगर टूटी तो उसका मर्दमशुमारी से क्या ताल्लुक? देखें, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है। देखें, दोनों को बराबर का मजा है, सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल को भी। देखें, फेडरल को फंड नहीं देना पड़ता, फिर सिंध गवर्नमेंट किसी को बताना नहीं चाहती है। अब देखें, आपने सिर्फ एक शाहराह फैसल पे चंद टुकड़े लगा के कहा हमने शाहराह फैसल सही कर दिया। ओ भाई, वो आदमी लाओ जो कराची में घूमे, जिसको मालूम हो लियाकताबाद की गलियां कैसी हैं, जिसे मालूम हो सरजानी टाउन अल्लावाली में लोग कैसे रह रहे हैं, जिसको मालूम हो कि भीमपुरा के क्या हाल है, जिसको ये मालूम है कि कोरंगी और बलीर का क्या पोजीशन है। अच्छा, हमारे यहाँ पर मुल्क में वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। देखें, आज भी मैंने एक वीडियो देखी, वजीर आला मुराद अली शाह क्रिकेट खेलना है, यानी लोगों की जिंदगी अजाब में आई हुई है, लोगों से रक्षों में बैठ के घरों नहीं पहुंचा जा रहा है और कहना चाहिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी अच्छा, आप जो कि तारिक रोड के नायब चेयरमैन भी हैं ट्रेड लाइंस के, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इकबाल वली कि जैसे कि छोटे छोटे इलाके हैं, लियाकताबाद है, महमूदाबाद है, न्यू कराची है, इसी तरह बहुत सारे छोटे इलाके हैं, तो इन इलाकों में भी तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। तो इन इलाकों के जो दुकानदार है, जो कारोबारी अफराद है, उनकी क्या सूरत हाल है? देखें, वो लोग परेशान है। आजकल लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि वो अपने रोटी और खाने के चक्कर में लग गए। उनको ये नहीं मालूम है कि हमें प्रोटेस्ट भी करना है। अगर वो प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो उनके घर का कफालत कौन करेगा? बिजली के बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है शहर में, आज शहर में पूरी ट्रैफिक वगैरह जाम थी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर नहीं जाएंगे तो वो तो भाई हमारे कंधे पे बैठ के हमारे कान में पेशाब कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये यानी हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि कराची को अरबाब इख्तियार को शर्म आनी चाहिए। देखें, पिछले 14 सालों में कराची नहीं बनाए। लियाकताबाद को रो रहे हैं, वो तो डिफेंस को रो रहे हैं। देखें, अगर 2 बारिशें आई, डिफेंस का पानी निकल जाएगा। लेकिन डिफेंस की सड़कें ऐसी नहीं है कि वो खत्म हो गई हैं। कराची की तो पूरे कराची की तो उधड़ गई, वहां सड़कें ही नहीं है। अरे लोग गाड़ी चलाते चलाते नाले में चले जाते हैं, मर जाते हैं। एक अल्लाह को माने, किसी का बच्चा मर गया, किसी की पूरी फैमिली मर गई और लोगों को हंसी मजाक लग रहा है। आप कहना चाहिए अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, कोई भी सियासी पार्टी का आदमी है, मैं किसी एक का नाम लो, कौन है जो मीलों महीद बंगलों में नहीं रहता? आप उसको क्या मालूम 60 गज के मसले के घर के क्या मसले हैं? मैं आपकी बात में नहीं रोकूंगा। बहुत सही बात की इन्होंने, ग्राउंड रियलिटी बताई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि एक पेशेंट एम्बुलेंस में आता है, एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच रही। कार्डियक पेशेंट, कितने ऐसे केसेस हुए हैं जो अस्पताल से पहले अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो कत्ल हो रहे हैं। आप देहात में भी, सजील साहब ने कहा ना, देहात में भी सड़क थोड़ी प्लेन होगी। कराची की सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं। बैरिया टाउन तो वेल प्लान है ना, वेल प्लान। बैरिया टाउन में देखें तूफानी बारिश हुई है, लेकिन 1 घंटे में पानी निकल गया। बल्कि मेरी तजवीज है कराची को बैरिया टाउन का नाम दे दें, मलिक रियाज साहब को यहाँ मेयर बना दें। कराची, यकीन करें, पहले इतना अच्छा टैक्स देता है, कराची बन जाएगा, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, सरकारी जमीन, और कराची को कंप्लीट मलिक रियाज साहब के हवाले कर दें। डीएचए के हवाले ना करें। डीएचए में हमारे घरों के अंदर पानी आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि घरों, शहर में भी घरों के अंदर पानी आ जाए? नहीं, बहरहाल डीएचए से भी पानी 2-3 घंटे में 8-8 दिन पानी खड़ा रहा है बिलाल साहब। नहीं, बुखारी कमर्शियल, राहत कमर्शियल, मेन इत्तेहाद में 12 दिन लगे पानी में। और आज भी इत्तेहाद के साथ जो लिंक सड़कें हैं, आज भी अभी भी पानी निकल रहा है। मुहाफिज पे मेरे ख्याल है मुजाहिद साहब को थोड़ा सा सुकून आया होगा। मुहाफिज पे इस वक्त पंप लगे हुए हैं। इस वक्त आज कितने दिन पहले बारिश हुई थी? आज आप मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले तो ऐसी बारिश नहीं हुई ना। जो पिछले 10 दिन का पानी, 10 दिन का जो पानी है वो आज तक नहीं निकल पाया। 24 और 25 जुलाई सबसे वर्स्ट जो है आपकी कॉर्पोरेशन है कराची की,
सबसे बस मे भी रीजन कोई बेसमेंट नहीं बचा। फेज 4 आप दोनों की गुफ्तगू से मुस्कुराहट आ गई है मुजाहिद साहब के। पहले बड़े मायूस थे, उन्होंने बोला जब डिफेंस और क्लिफ्टन का ये हाल है तो इन्होंने रोडों पे पानी देखा, हमने घरों के मुजाहिद साहब ने रोडों पे पानी देखा, हमने घरों के अंदर पानी देखा है। ओवरफ्लो हर डैम कर रहा है। अच्छा, आपके यहाँ चूंकि डिफेंस में ज्यादातर बेसमेंट बहुत ज्यादा है, बेसमेंट की वजह से पानी जल्दी भर जाता है। बेसमेंट तो सारे भर गए हैं, लोगों के नीचे लाउंज कमरों ड्राइंग रूम में पानी आ गया है। देखिए खुशी तो हुई होगी। हब डैम पूरा ओवरफ्लो कर रहा है, 20-20 दिन 25-25 दिन ख्वाजा अजमेर नगरी में पानी नहीं दे रहा है। बिल्कुल। देखिए इसकी वजह बताऊं क्या है, कि टैंकर माफिया हर चीज का एक माफिया बन गया है कराची में। जो भी आया गांव देहात से खोपड़ी खुजाता हुआ, कहना मुझे भी काम दे दो, कहना तू कल से पानी बेचना शुरू कर दे। और ये हुकूमत की सरपरस्ती में ये बात आपकी बात दुरुस्त है, गेम है कि सारे डैम्स बढ़ गए, लेकिन फिर भी अभी देखें जाते पानी हैं का क्यों मसला है, टैंकर कंटामिनेशन का गंदा पानी आ रहा है। कोई यानी देखे आप डिफेंस को आज भी लाइन से पानी नहीं दिया जा रहा। जब पानी आपके पास है, कम से कम अभी तो पानी दे दो। 15 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं, और हर डैम में 3 साल का जखीरा है, और 15 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं डीएचए में। आप फैसल अली साहब थोड़ा सा आप आखिरी जुमले बता दें कि क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम को वाइंड अप। आखिरी जुमला मैं यही कहूंगा मुफ्ती इस्माइल साहब से और वजीर आजम साहब से कि खुदारा अपने एतकाद को मजबूत करें और पाकिस्तान को सूदी निजाम से निजात दिलाएं। आप देखेंगे सारे रास्ते खुद ब खुद सहल हो जाएंगे। जी मुजाहिद साहब, मैं ये कहूंगा कि जनाब देखें, टैक्स लगाने से ज्यादा मैं समझता हूं मुल्क तरक्की नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियां लगाई जाएं, और जो चीजें मुल्क में बन रही हैं वो कतई नहीं मंगाई जाएं, चाहे IMF कहे या इतनी महंगी मंगाई जाएं। अब कुत्ते के खाने के बिस्किटों का भाई हमारी लेदर की पूरी इंडस्ट्री पड़ी है, जूते की इंडस्ट्री पड़ी है, सब गारमेंट की इंडस्ट्री पड़ी है, गारमेंट की इंडस्ट्री पड़ी है, खवातीन काम करती थी, लेदर जैकेट्स की टेंडरीज बंद करा दी। बस अल्फाज तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना कहूंगा कि मुल्क के साथ नहीं, मुझे समझ सबको हिदायत तो अल्लाह ताला दे ही दे, साथ साथ आज अपने आप साथ लॉयल नहीं हुए ना, तो कल आपके साथ कोई लॉयल नहीं। चलो जी, थैंक यू सर। बात यह है कि मसाइल तो बहुत ज्यादा है, गुफ्तगू भी सारी रात चलती रहेगी अगर हम करते रहे तो, लेकिन बहरहाल वक्त की भी कोई कमी का मसला होता है। बिलाल असलम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।